सबसे पहले समझते हैं कि स्केलर क्वांटिटी होता क्या है। देखिए लिखा क्या हुआ है, अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज कंप्लीटली नोन बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। मतलब ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसके डायरेक्शन के बारे में ना बताया जाए। फॉर एग्जाम्पल मास। मास होता है 1 kg। भाई साहब मास का कोई डायरेक्शन थोड़ी होता है, नहीं होता है बिल्कुल। ठीक है, मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ मिल्क। तो मिल्क है तुम्हारे पास 1 लीटर, तो 1 लीटर दूध है तुम्हारे पास, तो उसका कोई डायरेक्शन थोड़ी होता है कि 1 लीटर जो दूध है वो ईस्ट है। अरे भाई ईस्ट क्या, एक दूधर 1 लीटर जो दूध है वो साउथ है। अरे साउथ क्या, तो कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो इन सारे क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सारे क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। मतलब ऐसी ऐसी क्वांटिटीज जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, बस वो कितना है उसके अमाउंट की बात करते हैं। उस अमाउंट को हम फिजिक्स में मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं, उसको स्केलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलर भी बोलते हैं। जो मैं बोल रहा हूं वही सारी चीजें लिखी हुई है। बात समझ में आई सर, बात समझ में आई। बस इतना ही समझना था इसके बारे में। अब चलिए, अब देखते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। मान लो अगर तुम्हारे पास यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, देखिए वो इधर गया 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर गया तो, लेकिन अगर आप ये भी साथ में बता दो कि इधर क्या गया, ईस्ट डायरेक्शन होता है, ये ईस्ट की तरफ गया, तो ये इंफॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हो एंड दैट इज यूजफुल, दैट इज मीनिंगफुल। 5 किलोमीटर तो गया लेकिन ईस्ट की तरफ गया, 5 किलोमीटर तो गया लेकिन साउथ की तरफ गया, 5 किलोमीटर तो गया लेकिन नॉर्थ की तरफ गया। तो वेक्टर क्वांटिटी कोई चीज होती है, उसमें आप डायरेक्शन भी बता सकते हो। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, मतलब अमाउंट भी हो। मैग्नीट्यूड मतलब कितना, अमाउंट कितना है वो। 5 किलोमीटर गया, ठीक है, और किधर गया, ईस्ट डायरेक्शन की ओर गया, मतलब डायरेक्शन भी आपने बताया। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो, उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए भाई साहब सिर्फ इसका होना जरूरी नहीं है। बच्चे बस इतना ही याद रखते हैं, हमारे पास एक लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन होता है कि वेक्टर्स को जोड़ते कैसे हैं। क्या होता है, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन होता है कि वेक्टर्स को जोड़ा कैसे जाता है, कि वेक्टर्स को जोड़ा कैसे जाता है, आगे जाके पढ़ाऊंगा। तो जितने भी क्वांटिटीज को अगर वेक्टर होना है तो उसको लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं फॉलो हुआ तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। मतलब एक वेक्टर होने के लिए, वेक्टर क्वांटिटी को सिंपल हम लोग वेक्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है, वेक्टर होने के लिए हमारे पास 3 चीजें होनी चाहिए प्यार मोहब्बत और प्रेम से। पहली चीज हमारे पास ये होनी चाहिए कि उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, वो कितना है। उसका डायरेक्शन भी होना चाहिए, वो किस तरफ है, और वो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए। अब यहां से बहुत खूबसूरत क्वेश्चन बनता है भाई साहब, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन। देखिए वेक्टर्स का मैं अगर आपको क्या दूं, एग्जांपल दूं, तो भाई साहब डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया, ये सारे तुम्हारे क्या हैं, ये हैं सब तुम्हारे वेक्टर क्वांटिटी। इसमें से क्वेश्चन बनता है कि करंट बताइए, करंट वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है। करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। जब करंट फ्लो होता है तो आप फ्लो का डायरेक्शन दिखाते हो, फ्लो का डायरेक्शन दिखाते हो ना भाई साहब, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से करंट इधर जा रहा है, ठीक है। इसकी मैग्नीट्यूड भी होती है कि 1 एम्पियर करंट इधर जा रहा है, लेकिन आपने डायरेक्शन भी दिखाया कि इधर से इधर जा रहा है करंट, लेकिन दो करंट को जोड़ने का तरीका जो होता है वो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। समझिए समझिए बोल क्या रहा हूं। जैसे मान लो तुम्हारे पास यहां पे एक करंट इधर जा रहा है और एक करंट इधर जा रहा है,
या 1 एम्पियर करंट और ये 2 एम्पियर करंट। तो अगर मैं आपसे टोटल करंट पूछूंगा तो आप बोलोगे 1 + 2 = 3 एम्पियर। लेकिन दो वेक्टर्स को ऐसे नहीं जोड़ा जाता है। दो वेक्टर्स को जोड़ने के लिए इनके बीच का जो एंगल है ना, इसके बीच का एंगल वो भी मैटर करता है। तो करंट जो है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए वो वेक्टर नहीं है। बात समझ में आई? हाँ सर, बात समझ में आई। तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, बहुत सही। इसके पास डायरेक्शन भी होता है, बहुत सही। लेकिन ये तब भी वेक्टर नहीं है, क्योंकि भाई साहब ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। ये वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। ठीक है सर, ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आती है। सर आगे बढ़िए, बिल्कुल बढ़ते हैं, झमाझम करके। यहाँ लोड नहीं लेना, हर एक चीज कवर करूंगा। स्पीड ज्यादा लग रही है तो प्लेबैक स्पीड कम कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ सर, ध्यान से सुनते जाइए, एकदम क्रिस्प थ्योरी दूंगा, डिक्टो आएगा भाई साहब। हाँ सर, ठीक है, चलिए। नल वेक्टर, नल वेक्टर क्या होता है? अब देखिए, वेक्टर्स हैं तो बहुत सारे तरीके के वेक्टर्स होते हैं, उसमें जो सबसे पहले टाइप का वेक्टर आपको पढ़ना है वो है नल वेक्टर। इस नल वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? इस नल वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? जीरो वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है सर, जीरो वेक्टर, अरे सुनिए भाई साहब, अरे सुनिए भाई साहब, देखिए, सबसे पहले तो किसी भी वेक्टर को दिखाने का तरीका क्या होता है, सुनिए। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, किसी भी वेक्टर को दिखाने का तरीका क्या होता है? कोई भी अल्फाबेट लिख दो, ABCDEFGHIJKLMNO, कुछ भी लिख दो। मैं लिख देता हूं यहां पे बी, और उसके ऊपर क्या बना दो? एक एरो बना दो ऐसे करके। तो इसको पढ़ते हैं बी वेक्टर। मतलब बी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि वेक्टर है, उसके बाद डायरेक्शन है। कैसे दिखाएंगे? सी वेक्टर, डी वेक्टर। अगर सिंपली मान लो बी सी डी ऐसे लिखा हो तो ये तीन ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो वेक्टर्स नहीं है, क्योंकि ऊपर एरो नहीं मारो। ये तीनों क्या होंगी तब? स्केलर्स होंगी। और ये तीनों क्या होंगी? ये होंगी वेक्टर्स। ये क्या होंगी? वेक्टर्स होंगी, ऊपर एरो बनाया होगा। अब देखिए जीरो वेक्टर क्या होता है। अरे जीरो नंबर लिखो और ऊपर वेक्टर लगा दो, दिस इज जीरो वेक्टर। लीजिए भाई साहब। सर इसका डायरेक्शन क्या होगा? अरे जीरो भाई साहब, तुम 0 किलोमीटर साउथ गए, तुम 0 किलोमीटर ईस्ट गए, तुम 0 किलोमीटर नॉर्थ गए, तुम 0 किलोमीटर वेस्ट गए। कोई मतलब है डायरेक्शन का? नहीं मतलब है। तो डायरेक्शन इसका फिक्स नहीं होता है। सो जीरो वेक्टर हैज नो फिक्स्ड डायरेक्शन। आप कोई भी डायरेक्शन बोल दो वो सही ही होगा। तो सर ये किया रखा क्यों गया? अरे मन आया तो रख दिए कि जीरो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप जीरो को भी वेक्टर की तरह दिखा सकते हो, क्योंकि कोई हार्म नहीं है आपको। कोई भी डायरेक्शन बोल दो, सब सही होगा। 0 किलोमीटर ईस्ट गए, 0 किलोमीटर वेस्ट गए, 0 किलोमीटर साउथ गए, 0 किलोमीटर नॉर्थ गए, अरे वहीं पे खड़े हो, सारे डायरेक्शन सही हैं, कोई भी डायरेक्शन बोल सकते हो, कोई समस्या की बात नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। यहां से एक ही क्वेश्चन बनता है कि बताओ कि जीरो वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? तो आप बोलोगे इट हैज नो डायरेक्शन, अरे सॉरी, इट हैज डायरेक्शन बट नो फिक्स्ड डायरेक्शन। उसकी डायरेक्शन क्या होती है? आर्बिटररी होती है। आप कोई भी डायरेक्शन को लेकर चल सकते हो, कोई भी डायरेक्शन को लेकर चल सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। अरे देखिए, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। जैसे मान लो तुम यहाँ पे अपना शरीर लेके खड़े हो, चलिए शरीर लेके खड़े हो गए भाई साहब यहाँ पर, और किसी को इच्छा हुई कि बताइए कि आप इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में कितने दूरी पर हो। किसी और को इच्छा हुई कि तो बताओ इस पॉइंट के दूरी पे आप कितने कितने दूरी पर खड़े हो। किसी और को इच्छा हुई कि बताए इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप कितने दूरी पर खड़ा हो। तो भाई साहब आप कितना दूरी पर खड़े हो वो रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। अरे भाई ये डिस्टेंस ज्यादा है ना, ये डिस्टेंस कुछ और है ना, ये डिस्टेंस कुछ और है ना, देखिए बिल्कुल। तो अगर मैं ये एक्स एक्सिस बना लूं और मैं ये वाई एक्सिस बना लूं, देखिए, और मैं बोलूं कि ये जो ओ है वो क्या है तुम्हारे पास? ऑरिजिन इसको बोलते हैं, और मैं इसको रेफरेंस पॉइंट बता रहा हूं, और तुम मान लो यहां पे खड़े हो और दूसरा आदमी है वो यहां पे खड़ा है।
तो अगर मैं बोलूं कि बता ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में, इस ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में आपने कितने दूरी पर हो, तो उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं उसको? पोजीशन वेक्टर। उसको दिखाते हैं R1 वेक्टर से। ये आदमी 1 है, तो ये आदमी फर्स्ट है, ये आदमी सेकंड है। क्योंकि भाई अभी अभी बताया ना, किस पॉइंट से देख रहे हो कि आप कितने दूरी पे हो, वो डिपेंड करता है। तो मैं रेफरेंस किसको माना हूं? इस ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो अगर ऑरिजिन को आपने रेफरेंस पॉइंट बनाया, उससे आप कितने दूरी पर खड़े हो वो फाइंड कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ये क्या होगा? पोजीशन वेक्टर होगा। ठीक है। अगर ये सेकंड आदमी है तो ये कितने दूरी पर खड़ा है, ऑरिजिन से मेजर करेंगे तब इसको ये पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। तो ये होगा तुम्हारे पास R2 वेक्टर। ठीक है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ये दो अलग अलग आदमी नहीं थे, मान लो एक ही आदमी था, ये वो पहले यहां पे खड़ा था और फिर मूव करते करते यहां पर आ गया, तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर उसका ये होगा और फाइनल पोजीशन वेक्टर ये होगा। अरे पोजीशन वेक्टर ही मतलब क्या हुआ कि ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में आप मेजर कर रहे हो। ठीक है। और वेक्टर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अरे भाई साहब, आप इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में खड़े हो ये बोल सकते हो ना। जैसे मान लो दो आदमी को खड़ा कर दो, तो ये आप यहां खड़े हो, दूसरा यहां पे खड़ा है, तो दूसरा आपके रिस्पेक्ट में किधर खड़ा है ये बता सकते हो ना। बिल्कुल, आपके सामने खड़ा है, यहां पे खड़ा है तो इसके बगल में खड़ा है। ये सब डायरेक्शन ही तो बता रहे हो। आपके पीछे खड़ा है तो आपके पीछे खड़ा है। उसी तरीके से भाई इसके रिस्पेक्ट में आप किस डायरेक्शन में खड़े हो, इस डायरेक्शन में खड़े हो, और ये डिस्टेंस भी कुछ होगा, इसलिए इसको बोलना वेक्टर है ये, और इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, अगर आप ऑरिजिन से उसको मेजर कर रहे हो तो। ठीक है सर, ठीक है सर। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई साहब ये जो क्वांटिटी होगी, ये जो इन दोनों को ज्वाइन करेगी, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब क्या होता है कि अगर एक आदमी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे गया, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो क्या है डिस्टेंस है, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा, क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एंड दिस इज डिनोटेड बाई, एंड दिस इज डिनोटेड बाई, एंड दिस इज डिनोटेड बाई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। लिख लीजिएगा भाई। अगर कभी भी आपसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछा, तो उस आदमी का फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर कर दीजिएगा, तो आपके पास उत्तर नजर आ जाएगा। बात समझ में आई? हाँ सर, बात समझ में आई। यहां लोड मत लीजिएगा, इस पर विश्वास कीजिएगा, ये आपको जिता देगा, ये आपको जिता देगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है भाई साहब, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। प्लीज इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि यूनिट वेक्टर पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भाई साहब, जरूर समझिएगा। सुनिए, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या है? एक टाइप का वेक्टर ही है भाई साहब, एक टाइप का वेक्टर ही है। जैसे नल वेक्टर था, जैसे पोजीशन वेक्टर था, जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, वैसे ही यूनिट वेक्टर एक टाइप ऑफ वेक्टर है हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। बाप रे बाप, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा। यूनिटी मतलब होता है 1। मैग्नीट्यूड मतलब क्या हुआ? अमाउंट। मैग्नीट्यूड मतलब क्या हुआ? अमाउंट। सुनते जाइएगा सब कुछ, एक एक चीज, किसी भी चीज को छोड़िएगा नहीं। जो जो बोल रहा हूं, जो जो लिख रहा हूं, सबके बेसिस पे नोट्स बनाइए, झम्मा झम मजा आ जाएगा। यूनिट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं? हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। मतलब क्या हुआ? एक वेक्टर के पास क्या होता है? एक वेक्टर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, मतलब कितना अमाउंट, कितना है वो, और डायरेक्शन होता है। ये इसके पास दोनों होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। इस चीज को याद रखिएगा। कहीं भी क्वेश्चन में मेंशन कर दिया यूनिट वेक्टर, तो समझ जाइएगा कि उसका हमको मैग्नीट्यूड क्या करना है, हमको मैग्नीट्यूड क्या करना है? 1 करना है। कितना करना है? 1 करना है। ठीक है? हाँ सर, ठीक है। अब देखिए यूनिट वेक्टर का यूज क्यों किया जाता है। यूनिट एक वेक्टर है, अरे यूनिट वेक्टर एक वेक्टर है, तो भाई साहब उसके बाद कोई डायरेक्शन होगा। सो इट इज यूज टू
it is used to it is used to give the डायरेक्शन टू अ स्केलर। सुनिएगा मेरी बात, बाप रे बाप। स्केलर किसको बोलते हैं? स्केलर मतलब स्केलर क्वांटिटी, जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं हो, मैग्नीट्यूड हो। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसके पास डायरेक्शन होता है, वेक्टर है तो वो प्रयोग किया जाता है किसी भी स्केलर को वेक्टर बनाने के लिए। वो कैसे कर सकते हैं? अरे स्केलर के पास मैग्नीट्यूड तो होता है ना, अगर तुम उसको डायरेक्शन दे दोगे तो वो भी एक वेक्टर बन जाएगा। सुनिए, अगर मैं मान लो यूनिट वेक्टर को डिनोट करना चाहूं, जैसे यूजुअली डिनोट करते हैं, आप डिनोट कैसे भी कर सकते हो। तो यूनिट वेक्टर को मैं डिनोट कर रहा हूं मान लो ए से, तो ऊपर में वेक्टर नहीं लगाते, ऐसे लगाते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं कैप। क्या पढ़ते हैं इसको? कैप। मान लो ऐसे लिखा हुआ है बी और ये ऐसे कैप, तो मतलब ये ए कैप और बी कैप तुम्हारे पास क्या है? ए कैप और बी कैप तुम्हारे पास क्या है? यूनिट वेक्टर्स है। क्या है? यूनिट वेक्टर्स है। यूनिट वेक्टर की पहचान है ये, ए कैप एंड बी कैप। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये ऐसे लिखा हुआ है सी कैप, मतलब ये यूनिट वेक्टर है। अब उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। या तो आप मैग्नीट्यूड लिखो अगर, या फिर इसको डायग्राम से दिखाना चाहते हो कि मैग्नीट्यूड को डायग्राम से कैसे दिखाते हैं, तो मान लो तुम्हारे पास कोई भी वेक्टर है, ये देखो वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है नहीं, क्योंकि भाई साहब यहाँ वेक्टर लगा हुआ है, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड को दिखाना हो डायग्राम में तो दो गो ऐसे डंडा खींच देना, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या होता है? इन दोनों डंडे का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। इस डंडे का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड। इस डंडे का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत सही सर, बहुत सही सर। अगर यूनिट वेक्टर है, जैसे मान लो ये तुम्हारे पास बी कैप है, तो बी कैप है ये, तो यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। आई बात समझ में? हाँ सर, आई बात समझ में, ठीक है। अब सर अभी बताए कि एक स्केलर को डायरेक्शन देने के लिए करना ही नहीं, बतिया बताए कैसे डायरेक्शन देते हैं सर, कैसे देते हैं। सुनिए, एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मास्त्र है भाई साहब, बहुत सारे यहां से क्वेश्चन बनते हैं। सुनिए, अगर मान लो कोई भी स्केलर है, मान लो कोई भी स्केलर है, ये स्केलर होगा कि नहीं बोलोगे? वेक्टरवा तो साइन लगा दिए हैं सर, तो वेक्टर ना हुआ। अरे नहीं, अरे यार माइक क्यों गिर जा रहा है बार बार, एक मिनट रुको। अरे नहीं भाई साहब, तुमने एरो तो लगाया है, लेकिन एरो के साथ साथ कुछ और चीज लगाई है। क्या लगाई है तुमने? दूगो डंडा, मतलब मैग्नीट्यूड। मतलब ये वाली पूरी चीज क्या देगी? मैग्नीट्यूड देगी। वही लिखा हूं अभी। मैग्नीट्यूड जिसका बस होता है वो मतलब क्या? स्केलर होता है। मतलब ये स्केलर है, सिर्फ ए वेक्टर होता तब वेक्टर बोलते। तो इसको हमको क्या करना है? इसको हमें डायरेक्शन देना है। अगर डायरेक्शन दे दिए, मैग्नीट्यूड तो है ही भाई साहब, तो क्या होगा? ये वेक्टर बन जाएगा। डायरेक्शन कैसे देते हैं? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके देते हैं। तो भाई साहब यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, मान लेते हैं वो यूनिट वेक्टर है ए कैप। अरे कैप लगा रहे हैं मतलब यूनिट वेक्टर है, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? ये जो ए वाली क्वांटिटी है, ए वेक्टर वाली क्वांटिटी, यहां से मॉड जो है वो, इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? मॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉड बोलते हैं, या फिर मैग्नीट्यूड बोलते हैं। वो मॉड हट जाता है और ये बन जाता है ए वेक्टर। अब देखिए सिर्फ यहाँ पे एरो साइन है तो ये वेक्टर हो गया ना? बिल्कुल भाई, इस तरीके से आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। कोई भी स्केलर है, मैग्नीट्यूड है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट वेक्टर से, तो क्या बन जाता है? वो वेक्टर बन जाता है। बात समझ में आई? हाँ सर, बात समझ में आई। ये क्या है? यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, चलिए, तो कभी भी ये डायरेक्ट टर्म पूछ दिया जाता है कि बताओ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्या होगा? देखिए यूनिट वेक्टर ये है, तो क्या आ जाएगा यहां से? देखिए ये आ जाएगा ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर बाई ए वेक्टर का मॉड। ये चीज आपको फाइंड करनी है,
ये चीज आपको फाइंड करनी होगी। बात समझ में आई? हाँ सर, बात समझ में आई। देखिए जैसे मान लो क्वेश्चन में तुमको गिवन होगा, अभी आई कैप जे कैप के कैप समझ में आपको नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, नोट कर लो अभी ही, कि मान लो आपको दिया रहेगा कि तुम्हारे पास ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप होगा तुम्हारे पास, तो बताओ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, तो आप क्या बोलोगे? अरे बोले थे सर कि ये यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर बाय दिस होता है। तो भाई साहब क्या करेंगे? ए वेक्टर बाय दिस करेंगे, मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा ए कैप, यही आपको फाइंड करना है। तो ए वेक्टर क्या दिया है? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बाई ए वेक्टर का मॉड। मॉड कैसे निकालते हैं अभी सिखाएंगे, मतलब इस तरीके से निकाल सकते हो, ये बता रहा हूं। कैसे लिखना है वो मैंने बहुत झमाझम करके बताया भाई साहब। अरे मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर क्या करता है? मैं मल्टीप्लाई कर दोगे तो डायरेक्शन दे देता है, मल्टीप्लाई कर दिए डायरेक्शन मिल गया इसको, मतलब क्या हुआ कि वेक्टर बन गया। तो ए वेक्टर इस तरीके से लिख सकते हो। इस फॉर्मूले को लिख लिया तो ए कैप आराम से फाइंड कर सकते हो, ए वेक्टर बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आई बात समझ में? हाँ सर, बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब देखिए कुछ और बातें समझते हैं इसके बारे में। देखिए अगर मान लो तुम्हारे पास एक्स एक्सिस ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ये है वाई एक्सिस और ये है तुम्हारे पास जेड एक्सिस, ठीक है, और ये है तुम्हारे पास ऑरिजिन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप एक्स डायरेक्शन की ओर जा रहे हो तो बताइए कि यूनिट वेक्टर को डायरेक्शन देता है ना, तो एक्स डायरेक्शन की ओर कौन सा यूनिट वेक्टर होता है? तो आप बोलोगे आई कैप, दिखाते हैं बाई कन्वेंशन, आई से दिखाते हैं और कैप लगा देते यूनिट वेक्टर। अब वाई डायरेक्शन की ओर जा रहे हो मतलब क्या? जे कैप, और जे डायरेक्शन की जा रहे हो मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर के कैप। मतलब सुनिए इसका मतलब कि अगर कोई भी स्केलर है, स्केलर मतलब अमाउंट 2 है, मान लो मैं इसको एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं आई कैप से, तो आपने इसको डायरेक्शन दे दिया तो ये क्या बन गया? वेक्टर बन गया। अरे भाई साहब देखिए ना, मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी यूनिट वेक्टर से तो मिल जाएगा वेक्टर, लेकिन आई कैप जे कैप और के कैप स्पेशल वेक्टर्स है। तुमने आई कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब क्या मैंने बताया कि इसका मतलब मैंने बताया कि आई कैप दिखाते हैं प्लस एक्स डायरेक्शन में जाने के लिए, मतलब ये वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? प्लस एक्स एक्सिस की तरफ है। अगर मैं इसी को लिखूंगा बी वेक्टर इज इक्वल टू 3 जे कैप, यहां जे कैप लगा दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाई डायरेक्शन की ओर इसका डायरेक्शन है, इस वाले वेक्टर का। अगर मैंने लिख दिया सी वेक्टर इज इक्वल टू 8 के कैप, मतलब ये वेक्टर तो है, उसका डायरेक्शन क्या है? के कैप की तरफ है। के कैप मतलब क्या? जेड डायरेक्शन की ओर है। बस यही आई जे और के बारे में आपको समझना था। बातें समझ में आई होंगी कि आई जे और के क्या होता है। कहीं भी आई कैप अगर अकेला लिखा हो तो प्लस एक्स डायरेक्शन, अगर तुम्हारे पास जे कैप लिखा हो तो प्लस वाई डायरेक्शन, और के कैप लिखा हो तो प्लस जेड डायरेक्शन। बस इतना ही समझना है आपको आई जे और के बारे में। अब क्योंकि ये भी यूनिट वेक्टर्स हैं, अरे वेक्टर है ना रे, कैप है कैप है कैप है, तो क्या है? वेक्टर तो है लेकिन यूनिट वेक्टर है। तो इनका इनका मैग्नीट्यूड दैट इज ऐसे दिखाते हैं ना, दो डंडा से, कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। बात समझ में आई सर? बात समझ में आई? ठीक है, दिखाइए। इतनी बात हमको समझ में आ गई सर, अरे मजा आ रहा है सर, आगे बढ़िए सर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। मान लो मान लो अगर तुम्हारे पास कोई वेक्टर क्वांटिटी है जो आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में दिया हुआ है। देखिए ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप ए जेड कैप, या फिर बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस दिस दिस, तो उसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे ये देख लो अच्छे से। वही मैं आपको समझा दे रहा हूं, एग्जांपल देखें। जैसे मान लो तुम्हारे पास, मान लिया हमने कि ए वेक्टर इज इक्वल टू दिया है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, आई जे के, और बोल दिया कि बताओ ये वेक्टर होगा तो मैग्नीट्यूड क्या होगा। इतना तो समझ में आ रहा है कि आई जे के लगा हुआ है, इसका मतलब ये वेक्टर है, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होगा? दो को ठंडा खींच दो, देखिए ऐसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं। फटाक से लगाओ अंडर रूट, क्या लगाओ? अंडर रूट। आई के साथ जो है 2 उसका स्क्वायर कर दो, फिर लगा दो प्लस। जे कैप के साथ जो है 3 उसका स्क्वायर कर दो, फिर लगा दो प्लस, ठीक है। फिर के कैप के साथ फिर
क्या है 4, फिर लगा दो प्लस, बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ये कितना आएगा रे, जल्दी बताओ। 2 स्क्वायर 4, 4 3 3 जा 9। अरे बात समझ में आई सर, बात समझ में आई। ये कितना हो गया, जल्दी बताइए। 16 4 20 20 29, तो अंडर रूट 29 मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ही तो निकाल रहे हो, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास बी वेक्टर है, कितना, अरे बी वेक्टर है, मान लो 2y कैप प्लस 3j कैप। भाई साहब यहाँ के कब तो हो नहीं, डरा गए सर, हम तो आपके बच्चे हैं, डरेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं, कब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या करेंगे सर, इज इक्वल टू, अगर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो सर ने बताया था आई जे और के अगर रहेगा, तो के तो है ही नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको 0 इंटू के लिख सकता हूं ना भाई साहब। 0 इंटू के आप कितना आएगा, 0 ही तो आएगा, बहुत सही। बोले थे सर कि अंडर रूट लगाना, आई कैप के साथ जो है 2 है उसका स्क्वायर करना, फिर प्लस लगाना, फिर जे कैप के साथ क्या है 3 है तो 3, फिर उसका स्क्वायर करना, बहुत सही। फिर के कैप के साथ जो है मतलब ये 0 स्क्वायर लीजिए, सॉल्व कर दीजिए, कितना होगा, ये 4 हो गया और ये 9 हो गया, मतलब अंडर रूट 13। तो कभी भी आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में दिया रहे तो झमा झम करके ऐसे कर देना, बात समझ में आई। हाँ सर, बात समझ में आई। चलिए बढ़ते हैं आगे। इक्वल वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर पढ़ लिया, पोजीशन वेक्टर पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ लिया, अब बारी आती है इक्वल वेक्टर्स की, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दो वेक्टर्स इक्वल तभी हो सकते हैं जब उनका डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। टू वेक्टर्स आर इक्वल if their magnitudes and direction both are same। अगर डायग्राम से किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन दिखाने की बात करें तो वो एरो से दिखाते हैं, देखिए कैसे, ऐसे, इसको बोलते हैं टेल और इसको बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं इसको, एरो को बोलते हैं हेड और ये पूछ को बोलते हैं, पूछ वाले पॉइंट को टेल बोलते हैं। टेल टू हेड क्या होता है, एक वेक्टर का डायरेक्शन होता है। क्या होता है, एक वेक्टर का डायरेक्शन होता है। तो इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, इधर है। मान लो दूसरा वेक्टर है तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से, तो क्या ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं, नहीं। डायरेक्शन सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी। डायरेक्शन सेम है क्या, नहीं, इसका डायरेक्शन किधर है, देखिए टेल टू हेड ऐसे, इसका डायरेक्शन टेल टू हेड, इसका अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दोनों इक्वल वेक्टर्स नहीं है। अगर डायग्राम से आपको दिखाना हो, अगर डायग्राम से आपको दिखाना हो कि भाई साहब कि मैग्नीट्यूड कितना है वेक्टर का, तो वो लेंथ से दिखाते हैं। मान लो ये एक वेक्टर है, एरो से दिखा रहे हैं तो वेक्टर ही है, और एक ये वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, नहीं। इसका लेंथ देखिए ज्यादा है, इसका लेंथ कम है, तो इसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसकी कम है। इस तरीके से हम लोग समझते हैं डायग्राम से। क्या ये इक्वल वेक्टर्स है, अरे सर डायरेक्शनवा तो सेम है, टेल टू हेड टेल टू हेड ऐसे ऐसे, लेकिन सारा मैग्नीट्यूड अलग अलग है क्योंकि लेंथ अलग अलग है, तो ये भी इक्वल वेक्टर्स नहीं है। दोनों सेम होने चाहिए, ये इक्वल वेक्टर्स नहीं है, ठीक है। हाँ सर, अब जैसे मान लो तुम्हारे पास, अरे मान लो तुम्हारे पास, मान लो तुम्हारे पास, सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, एक वेक्टर है ए आई कैप प्लस बी जे कैप, और एक वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप। ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है तुम्हें, क्या है, ये क्वेश्चन में गिवन है तुम्हें कि ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं, ये गिवन है तुम्हें। तो बताना है कि ए और बी की वैल्यू कितनी होगी। सर ने बताया था, सर ने बताया था कि अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तभी जाके तुम्हारा क्या हो सकता है, ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हो सकते हैं। अरे भाई साहब यहाँ भी आई कैप, यहाँ भी जे कैप, यहाँ भी आई कैप, यहाँ भी जे कैप, डायरेक्शन हुआ तो सेम है। मैग्नीट्यूड सेम होने के लिए साफ साफ दिख रहा है कि इसको भी 2 होना पड़ेगा और इसको भी 3 होना पड़ेगा, तभी तो ये 2y कैप प्लस 3j कैप आएगा और दोनों वेक्टर सेम दिखेंगे और इक्वल होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। दो वेक्टर्स इक्वल हैं, बताइए ए और बी की वैल्यू, तो फटाक से बता दो, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
इक्वल वेक्टर्स, आई बात समझ में? हाँ सर, बिल्कुल बात समझ में है। ठीक है, अब इक्वल वेक्टर्स में एक सब कैटेगरी जो है वो आ जाती है किस चीज की? वो आ जाती है पैरेलल वेक्टर्स की। क्या आ जाती है? पैरेलल वेक्टर्स की। पैरेलल वेक्टर्स का बस एक ही कंडीशन है कि डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है। तो बताइए, अरे डायरेक्शन, क्या ये है तुम्हारे पास पैरेलल वेक्टर्स? बिल्कुल। क्या ये है पैरेलल वेक्टर? बिल्कुल। लेकिन ये इक्वल नहीं है, क्योंकि भाई साहब इनका लेंथ अलग अलग है, लेकिन ये पैरेलल वेक्टर्स है। पैरेलल वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होता है ना, वो 0 डिग्री होता है। लिख लीजिएगा भाई, मैं यूज करूंगा आगे जाके। एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स इज 0 डिग्री। जो बोल रहा हूं, जो लिख रहा हूं, दोनों के बेसिस पर नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, अच्छा। एंटी पैरेलल क्या होते हैं सर? एंटी पैरेलल क्या होते हैं? एंटी पैरेलल मतलब क्या हुआ कि दोनों के डायरेक्शन जो है वो जस्ट अपोजिट हो। मतलब ये ऐसे है तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए। अपोजिट तो है लेकिन जस्ट अपोजिट नहीं है। अगर ये एक ऐसे है वेक्टर और दूसरा देखिए जस्ट अपोजिट है, तो ये क्या कहलाएंगे? एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। और इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। भाई साहब याद रखिएगा, ये बहुत यूज होगा। तो दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल 180 डिग्री, और जो दो पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना? 0 डिग्री होता है। इस बात को याद रखिएगा, आगे जाके झमाझम करके यूज होगा। चलिए, अब इक्वल वेक्टर समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इसको ध्यान से समझिएगा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ध्यान से समझिएगा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच में हम लोग एंगल कैसे निकालते हैं? सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर मान लो तुम्हारे पास एक वेक्टर है ए, एरो से दिखाते हैं ना? बिल्कुल हाँ। एरो से दिखाते हैं ना? बिल्कुल हाँ। ये वेक्टर है बी, ये दूसरा वेक्टर है। तो अगर दोनों वेक्टर का टेल ज्वाइन हो, तभी हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। मतलब सर देखिए, इस वाले वेक्टर का जो टेल है वो कहां है? यहां है। इस वाले वेक्टर का टेल कहां है? यहां पर है। दोनों ज्वाइंट है। तो इन दोनों के बीच में अब जो एंगल है वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहलाएगा। जैसे देखो, या तो इन दोनों के बीच में एंगल ये बनेगा या तो ये बनेगा। सर कौन सा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा? तो जो स्मॉलर वाला होगा, देखिए ये स्मॉल है ना, ये ज्यादा बड़ा एंगल है ना, ये होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर। दिस कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि मान लो ये तुम्हारे पास एक ए वेक्टर है और तुम्हारे पास क्या है? ये एक बी वेक्टर है। ये है एक बी वेक्टर और ये है 60 डिग्री एंगल। तो मैं पूछूं कि बताओ ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? तो आप क्या बोलोगे? सर सर सर, एक ही कंडीशन है देखनी है कि दोनों का टेल ज्वाइन करना है तुम्हें। अब टेल कैसे ज्वाइन करोगे? मैं क्या करता हूं, इस वाले वेक्टर को पैरेलल ही फैला देता हूं। देखो, अरे भाई साहब, इसका हेड यहां पर है, इसका हेड यहां पर है, इसका टेल यहां पर है, इसका टेल यहां पे है। दोनों ज्वाइंट है क्या? नहीं। अगर मैं इसको पैरेलल में ही क्या कर दूं, शिफ्ट कर दूं कुछ इस तरीके से, इस बी वेक्टर को, तो अब इसका टेल कहां है? यहां है। इसका टेल कहां है? यहां पे है। दोनों के टेल ज्वाइन हो गए। अब एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स विल बी कॉल्ड एज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो 60 डिग्री एंगल नहीं होगा, ये 60 है तो ये कितना होगा? 120 डिग्री होगा। अरे लीनियर पेयर से अगर ये लाइन होता है और ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू होती है 180 डिग्री, और इससे हम लोग प्रॉपर्टी को बोलते हैं लीनियर पेयर। तो अब टेल टू टेल ज्वाइन हुआ है, देखिए जब इसको फैला दिए हैं तो तब ये जो एंगल है ना वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहलाएगा। ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पूछा जाएगा तो सबसे पहले क्या करना है? टेल टू टेल ज्वाइन करना। फिर जो दोनों के बीच में स्मॉलर एंगल आएगा वो क्या होगा? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहलाएगा। सर ये आप इसमें यहाँ क्या किए हैं? पैरेलल
इसको आगे बढ़ा दिए, तो सर वेक्टर चेंज नहीं हो जाएगा, डायग्राम तो चेंज हो गया? नहीं, इसी को हम लोग बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं। अगर मान लो हमारे पास कोई भी वेक्टर है, इसको पैरेलल शिफ्ट कर दी, पैरेलल मतलब क्या? इसी के डायरेक्शन में, यहां, तो ये वेक्टर चेंज नहीं होता। इसका डायरेक्शन क्या है? ये मैंने पैरेलल ही शिफ्ट कर दिया, आगे बढ़ा दिया इसको, तो ये वेक्टर चेंज नहीं होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा बा, लिख लेंगे सर, लिखिए लिखिए, मेरे सामने लिखिए। अ वेक्टर इज नॉट चेंज, अ वेक्टर इज नॉट चेंज्ड इफ मूव्ड पैरेलल टू इटसेल्फ। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, पैरेलल टू इटसेल्फ। अगर मान लो कोई वेक्टर ऐसे है, इसको तुम ऐसे शिफ्ट कर दिए, तो भाई ये चेंज हो गया, क्योंकि आपने पैरेलल शिफ्टिंग नहीं की। पैरेलल शिफ्टिंग मतलब क्या? इसी के डायरेक्शन में आपको शिफ्ट करना है। ये देखो, ये क्या इसी के डायरेक्शन में है क्या? नहीं, तो ये वेक्टर चेंज हो जाएगा। लेकिन पैरेलल शिफ्ट करोगे तो वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेक्टर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। होप कि इतनी बातें क्लियर हैं। अब बढ़ते हैं झमाझम करके आगे। देखिए, वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं? जैसे दो को नंबर के जोड़ते थे ना भाई साहब, 2 + 3 = 5। नंबर है मतलब क्या? बस मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर हमारे पास वेक्टर एडिशन करना है, दो वेक्टर को जोड़ के करना है, तो वेक्टर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड तो होता ही है, प्लस डायरेक्शन भी होता है। प्लस क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है। तो भाई डायरेक्शन को भी कंसीडर करके चलना होगा, और हमें इसे भी जोड़ना होगा। तो वो कैसे जोड़ेंगे आपको बताते हैं, सुनिए। इसके लिए दो लॉस पढ़ाए जाते हैं, के लिए दो लॉस पढ़ाए जाते हैं। एक सबसे पहला जो लॉ पढ़ाया जाता है, वो होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या होता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और जो दूसरा लॉ पढ़ाया जाता है, वो क्या पढ़ाया जाता है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके डायग्राम को नहीं समझना ही, बस इतना समझिए कि इसके रिजल्ट्स क्या आते हैं, डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन आता है भाई साहब, डायरेक्ट डायरेक्ट। सुनिएगा, लेकिन उसको भी अच्छे तरीके से समझना है। मान लो तुम्हारे पास वेक्टर है, दो दो वेक्टर है। देखिए, एक है तुम्हारे पास ए, ये वाला वेक्टर, ये है ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर है, देखिए ये बी वेक्टर। ध्यान से डायग्राम को देखोगे तो दोनों वेक्टर जो हैं वो क्या है? यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों के टेल ज्वाइंट है। तो दोनों के टेल ज्वाइन है कि ये, तो ये थीटा क्या कहलाएगा? एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स कहलाएगा। थीटा क्या कहलाएगा? एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स कहलाएगा, मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी कहलाएगा। ठीक है, जब हम लोग इन दोनों वेक्टर को जोड़ते हैं, मतलब क्या? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करते हैं, तो हमें एक और वेक्टर बोलते हैं, एक और वेक्टर हमें मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सी वेक्टर, या फिर इसको आप रिजल्टेंट वेक्टर भी बोलते हो, जिसको आर वेक्टर से डिनोट करते हैं। मल्टीप्लीकेशन नहीं है, सी वेक्टर को आर वेक्टर बोला हूं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद भी हमें क्या मिलता है? एक वेक्टर ही मिलता है, उसको बोलता है रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अगर ये दोनों, सुनिएगा मेरी बात, अगर ये दोनों वेक्टर्स सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, देखिए ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो इन दोनों का जो जोड़ने के बाद एक नया वेक्टर आएगा, उसको बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच से, बीचों बीच नहीं, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीचों बीच से होते हुए गुजरेगा, जिसको बोलेंगे आर वेक्टर, जिसको बोलेंगे आर वेक्टर। तो आर वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर दोनों वेक्टर सेम पॉइंट से ऑरिजिनेट हो रहे हैं, तो ये जोड़ने के तरीकों को हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं, ठीक है? ठीक है, बहुत सही। सॉरी, जो वेक्टरवा आया है, नया वेक्टर,
उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। वो कितना होगा सर? तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो होता है आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दो डंडा लिख दिए हैं, इसलिए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यूज होगा, लिख लीजिएगा भाई, लिख लेंगे सर। सर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड समझ में आता है हमें कि रिजल्टेंट जो वेक्टर है दोनों को जो जोड़ने के बाद आया है वो है मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वेक्टर का। सर ए बी क्या है सर? भाई साहब ये जो ए वेक्टर है ना उसका भी कोई डायरेक्शन होगा, कोई मैग्नीट्यूड होगा। तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको मैं सिंपली ए लिख दे रहा हूं, और जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उसको मैं सिंपली बी लिख दे रहा हूं। अब सर ये रिजल्टेंट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड तो आपने बता दिया, डायरेक्शन क्या होगा सर? याद रखिएगा थीटा क्या है? एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। ठीक है सर, ठीक है सर। चलिए क्वेश्चंस करवाएंगे, अभी थोड़ा ध्यान रखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट की, और कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया तो झम्मा झम मजा आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा किसके साथ? ए वेक्टर के साथ। इस बात का ध्यान रखिएगा। वो कितना होगा, कैसे निकालेंगे सर? मान लेते हैं कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो अल्फा एंगल बना रहा है ए वेक्टर के साथ। ये अल्फा एंगल कितना होगा? ये जो एंगल अल्फा होता है वो होता है tan अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, पूछा जाता है और यूज भी होता है। व्हाट इज अल्फा हियर? अल्फा इज द एंगल, अल्फा इज द एंगल that resultant make that resultant make that resultant make with a vector। ए वेक्टर के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अल्फा। बात समझ में आई सर? बात समझ में आई, वो होता है अल्फा। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन पूछ दिया वी वेक्टर के साथ एंगल तो रिजल्टेंट वेक्टर का, तब क्या करोगे? अरे भाई साहब पूरा एंगलवा पता है ना आपको कितना है, थीटा। अल्फा निकाल लोगे यहां से, तो बी वेक्टर के साथ निकालना हो तो क्या होगा? ये पूरा थीटा और माइनस अल्फा करोगे तो ये एंगल मिल जाएगा कितना? थीटा माइनस अल्फा। तो ध्यान रखिएगा कि कौन सी एंगल पूछी जा रही है, किस वेक्टर के साथ पूछी जा रही है। अगर ये दोनों फॉर्मूले याद है ना भाई, उखाड़ के फेंक दोगे कोई भी क्वेश्चन वेक्टर का, अगर वो वेक्टर एडिशन पे आया तो। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स है, इसको बोलते हैं। देखो वेक्टर को जोड़ा ना भाई साहब तो नया वेक्टर मिला है, इस वेक्टर को जोड़ने के तरीकों को बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ऐसा काहे सर? अरे भाई साहब जो ए वेक्टर है, जो बी वेक्टर है और जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है, अगर उसको तुम लाइन से ज्वाइन कर दोगे, देखिए लाइन से ज्वाइन कर दिए ऐसे, देखिए तो ये पैरेललोग्राम की तरह दिखता है, बस इसीलिए ये नाम कर दिया गया। आपको याद क्या रखना है? ई याद रखना है और ई याद रखना है। ठीक है सर। क्या हो, क्या हो अगर जो दोनों वेक्टर हो सेम पॉइंट से ऑरिजिनेट नहीं हो रहे हो? मतलब क्या? मान लो ए वेक्टर कुछ इस तरीके से है, मान लो बी वेक्टर कुछ इस तरीके से है। अरे गजब सा, दोनों सेम पॉइंट से ऑरिजिनेट हो रहे हैं? नहीं। यहां पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स तो थीटा मिल गया था क्योंकि दोनों के टेल सेम पॉइंट पर थे। यहां पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होगा? अरे भाई साहब किसी को पैरेलल शिफ्ट कर दो, मैं इसको पैरेलल शिफ्ट कर दे रहा हूं, देखिए पैरेलल शिफ्ट कर दे रहा हूं आगे की, वेक्टर चेंज होगा? नहीं। पैरेलल शिफ्ट करते हैं वेक्टर्स को तो वेक्टर चेंज नहीं होता है। इसका टेल यहाँ पे, इसका टेल यहाँ पे, तो दोनों के बीच का एंगल अब बोल सकते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इसको मैं थीटा मान लूंगा। यहां पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ये वाला थीटा होगा। अगर ये दोनों देखो सेम पॉइंट से ऑरिजिनेट पहले नहीं कर रहे थे और अब इन दोनों वेक्टर को जोड़ेंगे हम लोग, तो ऐसे जब वेक्टर्स को जोड़ते हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं, इस लॉ को ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, सुनिएगा मेरी बात। ये एंगल थीटा है,
तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यहाँ को दोनों को जोड़ना है, फिर हमें एक वेक्टर ही मिलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, आर वेक्टर। जैसे इसे पहले वाले स्लाइड में बोलते थे, इसको क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। लेकिन इसमें रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, जब सेम पॉइंट से ऑरिजिनेट हो रहे थे तब कहीं ना कहीं बीचों बीच होगा, यहां कैसे होगा बताइए, सुनिएगा। ये एरो ऐसे, ये एरो ऐसे, अब एक ऐसा एरो बनाना है ताकि ये ट्रायंगल भी बनाए, तो ऐसा एरो एक पहले लाइन बनाओ ताकि ट्रायंगल बन जाइए। लाइन बनाते हैं सर, लाइन बनाते हैं सर, लाइन बनाते हैं सर, देखिए लाइन बना रहे हैं, लाइन बना दिए, ट्रायंगल बन गया बिल्कुल। अब अगर ये एरो है, ये एरो है, तो या तो इधर एरो हो सकता है या तो इधर एरो हो सकता है। तो देखिए ये एक ऑर्डर में जा रहा है, ऐसे फिर ऐसे, तो अब दूसरा इसके बाद ऑर्डर कैसा होगा, इस साइड एरो बनना चाहिए, तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एरो बना दो, बना दिया। एरो इधर बनना चाहिए था, हम इधर बना दे, ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। जो मैं बोला हूं 3 बार रिवाइंड करके सुन लीजिएगा, झमा झम करके क्लियर हो जाएगा। भाई साहब सबसे पहले क्या करना है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन देखने के लिए इधर एरो इधर एरो, सबसे पहले तो ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल बना दिए, कैसे बनाएंगे, ये लाइनवा खींचेंगे तभी तो ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। फिर इधर एरो जा रहा है, इधर एरो जा रहा है, तो इसके बाद सेम ऑर्डर में कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा एरो, तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एरो बना दो। ये होगा जो नया वेक्टर आएगा, इन्हें दोनों को जोड़ने के बाद उसका डायरेक्शन। वहां पे ए वेक्टर के साथ रिजल्टेंट डायरेक्शन अल्फा माने थे, यहां पे भी अल्फा मान रहे हैं। देखो यहां पे रिजल्टेंट का डायरेक्शन ए वेक्टर के साथ अल्फा माने थे, यहां पे भी अल्फा मान रहे, सेम फॉर्मूला यहां पे भी अप्लीकेबल होगा, बस डायग्राम अलग अलग होते हैं। मतलब सर यहां जो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा क्या, डायरेक्शन होगा ये ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो सेम फॉर्मूला बिल्कुल, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। थीटा क्या है देखो, अरे भाई इसको फैलाए दोनों का टेल ज्वाइन हो गया, तो ये थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा, एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स होगा, ठीक है। ए क्या है, बी क्या है, मैग्नीट्यूड है, बता ही चुके हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला सेम है, वही यहाँ भी यूज होगा। और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता था ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। भाई साहब फॉर्मूले दोनों में सेम है, ए बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर। लेकिन अगर वेक्टर सेम पॉइंट से ऑरिजिनेट्स हो रहे होते हैं तो डायग्राम कुछ और बनता है, और अलग अलग पॉइंट से ऑरिजिनेट होते हैं तो डायग्राम कुछ और बनता है, बस कहानी इतनी ही है। इस तरीके से वेक्टर को जोड़ा जाता है। होप की बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, अब हम लोग कुछ खास बात देखते हैं। अब हम लोग कुछ खास बात देखते हैं, डायग्राम तो अलग अलग है लेकिन फॉर्मूले सेम है, फॉर्मूले सेम है। अगर दो वेक्टर को हम लोग जोड़ेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो मिलता है क्या, एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है, वेक्टर ही मिलता है जिसका कि मैग्नीट्यूड होगा कितना, जरा बताइएगा, वो होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब इसके साथ थोड़ा सा खेलते हैं, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम। देखिए अगर मैं ए की बात करूं तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, और बी की बात करूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है। वेरिएबल क्या है, थीटा। अगर मैं सिर्फ क्या करूं, थीटा को वेरी करूं, मतलब एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स को वेरी करूं, तो मैं आपको बता दूं ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, नहीं जानते होगे तो डायरेक्ट याद कर लो कि जो कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है ना, वो मैक्सिमम होती है 1, और जो कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है ना, वो कितनी होती है, -1 होती है। याद कर लो, नहीं पता है तो, मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि जो cos थीटा होता है ना, वो 1 और -1 के बीच में लाई करता है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी 1 और मिनिमम वैल्यू कितनी -1। मैं इस रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू जानने में इंटरेस्टेड हूं, तो देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अरे जब cos थीटा 1 हो जाए, ये सारी चीजें फिक्स हैं, जब ये मैक्सिमम होगा तभी तो ये मैक्सिमम होगा ना, जब मैक्सिमम प्लस करोगे इस वाले क्वांटिटी में तभी तो ये मैक्सिमम होगा, बिल्कुल। तो
ये मैक्सिमम कब होगा? जब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए? 1 हो जाए। कॉस थीटा 1 कितने पे होता है? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे होता है। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अरे थीटा 0 सर ने बताया था, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों पैरेलल वेक्टर्स होने चाहिए। दो पैरेलल वेक्टर्स के बीच में ही क्या होता है? दो पैरेलल वेक्टर्स के बीच में ही क्या होता है? 0 डिग्री का एंगल होता है। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होगी? जरा देखिएगा। अरे जरा देखिएगा कि इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे, cos थीटा 1 रखोगे तो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना आ जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो cos थीटा 1 रख दो पूरा, तो ये कितना हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ये आइडेंटिटी हो गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बचपन में पढ़े होगे। इसका अंडर रूट करोगे तो ए प्लस बी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो वेक्टर को जोड़ोगे और दोनों का अगर रिजल्टेंट मिलता है कोई वेक्टर, उसकी मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होगी? जब दोनों वेक्टर्स क्या हो? पैरेलल हो। क्या हो? पैरेलल हो। और उस मैग्नीट्यूड मैक्सिमम की वैल्यू ए प्लस बी होगी। पूछा जाता है भाई, याद कर लेना, ठीक है। अब मैं अगर बोलूं कि भाई मिनिमम वैल्यू फाइंड करो ना, यार क्या ये सब छोटी मोटी चीजें कर रही हो? अरे मिनिमम वैल्यू फाइंड करो इस रिजल्टेंट वेक्टर की। तो ये सब कुछ cos थीटा पे डिपेंड कर रहा था। cos थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। मतलब थीटा कितना हुआ रे? 180 डिग्री। मैं अभी यहां तुरंत याद करवा रहा हूं, याद कर लीजिएगा कि cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। आगे जाके भी यूज होगा। cos 180 -1, cos 180 -1, ठीक है। 0 से 90 तक तो आपको याद होगा। cos 0 1, cos 90 0, cos 45 डिग्री 1/√2, ठीक है। चलिए, थीटा 180 डिग्री कब होता है? जब दोनों वेक्टर्स क्या हो? एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो। इसका मतलब जब दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर्स होंगे तब cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? -1 होगी। मतलब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी। उस केस में क्या होता है कि रिजल्टेंट जो वेक्टर आता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? मिनिमम होता है। तो cos थीटा रख दो यहाँ -1, ये कितना हो जाएगा जरा बताइएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू -1 करोगे तो कितना हो जाएगा? -2ab। अरे अगेन सर 9th-10th का याद है सर कि ये होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये पूरा। और अंडर रूट बाहर में है तो ये अंडर रूट हट जाएगा तो हो जाएगा a माइनस बी। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगी उसकी मैग्नीट्यूड की मिनिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है? a माइनस पी। और वो कब होगा? जब दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे। जब दोनों वेक्टर्स क्या होंगे? एंटी पैरेलल होंगे। जब दोनों वेक्टर्स क्या होंगे? एंटी पैरेलल होंगे। इन दोनों वैल्यूज को याद रखिएगा भाई साहब, a प्लस बी और a माइनस बी को, a प्लस बी को और a माइनस बी को। चलिए अब देखते हैं वेक्टर सबट्रैक्शन। दो वेक्टर को घटाया कैसे जाए? जोड़ तो दिए, अब वेक्टर का जोड़ा कैसे जाए जरा ये बताइएगा। देखिए, अरे वेक्टर को जोड़ा कैसे जाए वो बता चुके, जोड़ा को वेक्टर को घटाया कैसे जाए वो बताइएगा। बिल्कुल बताते हैं। देखिए, मान लिया हमने, मान लो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है। तुमको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फाइंड नहीं करना है, तुमको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर फाइंड करना है। लीजिए, क्या मैं इस चीज को ये लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हो भाई साहब, बिल्कुल लिख सकते। देखिए ना, अरे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, बिल्कुल लिख सकते। मतलब दो वेक्टर को अभी भी जोड़ना ही है, लेकिन एक वेक्टर ए होना चाहिए और एक माइनस बी होना चाहिए। जिसको माइनस करना है दूसरा माइनस बी होना चाहिए। तो अब यहां से सीखो कि निगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है। देखो, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है। निगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है? निगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है? निगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है? चलिए देखिए, अगर मान लो तुम्हारे पास कोई वेक्टर है ए, तो इसका डायरेक्शन जस्ट रिवर्स कर दो। मतलब जहां टेल था वहां पे, जहां हेड था वहां टेल कर दो, जहां टेल था वहां पे हेड कर दो। देखो रिवर्स कर दिए अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये बन जाता है -a वेक्टर। हमको -b वेक्टर चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं, इसको, इसके डायरेक्शन को जस्ट रिवर्स कर दे रहे हैं। देखो उल्टा कर दे रहे हैं।
जस्ट उल्टा कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा माइनस बी वेक्टर। अरे ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर करेंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां से जाएगा, कहीं ऐसे जाएगा। लीजिए, पता है ना भाई साहब, सेम पॉइंट से स्टार्ट होते तो ऐसे जाता है, बिल्कुल सही। अरे भाई साहब, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में मान लो एंगल अगर थीटा था, तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, ये होगा, ये कितना होगा 180 माइनस थीटा होगा। अरे ये पूरा 180 होता है ना, ये थीटा, तो ये कितना हो गया 180 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, कितना हो गया 180 माइनस थीटा हो गया। बहुत सही सर, अरे बहुत सही सर, अरे झम मजा आया सर। 180 माइनस थीटा। जब ए वेक्टर और बी वेक्टर होता तो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड आप कितने लिखते जरा बताइए तो, ये लिखते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। लेकिन अब ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, सुनिएगा, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, सारी चीज सेम लिखेंगे, बस हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते समय यहां माइनस साइन लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। याद रखिएगा भाई साहब, बस ये जो रिजल्टेंट आया है वो वैल्यू है ये। अरे भाई साहब, ये वैल्यू ऊपर वाली कब आती थी, जब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करते थे। ये वैल्यू कब आएगी, जब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करोगे तब, बस प्लस के जगह माइनस हो जाता है भाई साहब। वेयर थीटा इज व्हाट, थीटा दोनों केस में क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में ही एंगल है। क्या है थीटा, क्या है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बात समझ में आई सर, बात समझ में आई। होप की चीजें इतनी क्लियर हो गई होंगी। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में धीरे धीरे चीजों को सीखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये बनाइए एकदम झमाझम करके। The x, y, z coordinates of 2 points A and B are given by this and this. The displacement vector from A to B may be given by। अरे भाई साहब, ये क्या हो गया सर, सुनिए, कभी भी मान लो तुम्हारे पास x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट के टर्म्स में कुछ लिखा हो, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हम लोग पोजीशन वेक्टर लिखते हैं वो क्या लिखते हैं मैं बता रहा हूं, सुनिएगा। आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर से दिखाते हैं, और सुनिए, जो पहला लिखा हुआ है x, तो इसको लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर को। सीख गए, हाँ सर सीख गए। तो अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, देखिए एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड के फॉर्म में लिखा हुआ है, पहला वाला एक्स, दूसरा वाला वाई, तीसरा वाला जेड। तो भाई साहब, जो पोजीशन वेक्टर ए पॉइंट का होगा उसको आर ए से दिखाते हैं, तो वो कितना होगा जरा बताइए, 0 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 1 के कैप। देख लीजिए इस वाले फॉर्मूले से। बी वेक्टर का क्या होगा, लीजिए, ओहो, ये कितना हो जाएगा जरा बताइए तो, -2 i कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 4 के कैप। अरे भाई, ये जो कॉन्सेप्ट बताया उसी से, एक्स वाई जेड है तो आई कैप जे कैप के कैप लिख दो और एक्स वाई जेड लगा दो, आई कैप जे कैप के कैप लगा दिए, -2 6 और 4 लिख दिए, -2 6 और 4 लिख दिए, खत्म काम। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे फाइंड करते थे, अगर कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है, तो ए टू बी बोल रहा है, यही वाला तो फाइंड करवाया था आपको, याद कीजिए, ऐसे डायरेक्शन में। कैसे फाइंड करते हैं, आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, यही तो होता था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देख लीजिए, इन दोनों को माइनस कर दो, अरे तो माइनस करेंगे तो कितना होगा रे, -2 i कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 4 के कैप माइनस 0 i कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 1 के कैप। ठीक है, देखिए ये कितना होता है, ये होता है -2 i कैप माइनस 0, मतलब ये हो गया -2 i कैप। बहुत सही, तो डी तो नहीं हो सकता, ठीक है। प्लस 6 जे कैप माइनस 3 जे कैप, मतलब ये हो गया +3 जे कैप, मतलब कि यहाँ प्लस है, ये भी नहीं हो सकता। बहुत सही, बहुत सही। +4 के कैप और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +5 के कैप। भाई साहब, यहाँ 5 के कैप होना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। देखिए, -2 i कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। इजी क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, सीखते जाओ भाई साहब। कुछ कुछ चीजें आप क्वेश्चन करके भी सीखोगे, जैसे ये सीखा तुमने, नोट कर लिया, हाँ सर नोट कर लिए। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, दो वेक्टर हैं, अरे बहुत खूबसूरत,
डरेंगे नहीं, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना ए है, आर इंक्लाइन टू ईच अदर सच दैट रिजल्टेंट इज इक्वल टू √3a। दो वेक्टर हैं A1 A2। चलिए ठीक है, मैं ऐसे A1 A2 वेक्टर मान लेता हूं। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या दिया है, इक्वल दिया है, देख लीजिए ए ही दिया है। अरे बहुत सही। और इंक्लाइन टू ईच अदर मान लेते हैं, इंक्लाइंड है तो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है। सच दैट रिजल्टेंट इज इक्वल टू √3, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड √3 दिया है। अरे भाई साहब, अरे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है रे, ए वेक्टर और बी वेक्टर का, ये होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दिया है √3a इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे सबका मैग्नीट्यूड ए और बी का दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है रे। अरे ए बी दो वेक्टर होते थे, यहाँ A1 A2 दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड ए, मतलब ये भी ए स्क्वायर होगा प्लस 2 इंटू कॉस थीटा। बहुत सही, ये हो जाएगा √3a इज इक्वल टू अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर और ये 2a स्क्वायर इधर आ जाएगा, मतलब होगा ये a स्क्वायर इजिकल टू 2a स्क्वायर कॉस थीटा। अरे कट्टम कुट्टम करो भाई, a स्क्वायर कैंसिल होगा, 2 नहीं कैंसिल होगा, ये आया कॉस थीटा 1/2। कॉस थीटा 1/2 क्या होता है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। बहुत सही। रिजल्टेंट ऑफ A1 वेक्टर माइनस A2 वेक्टर, ठीक है। A1 वेक्टर माइनस A2 वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड करना। माइनस A2 मतलब क्या, ये हो गया, लीजिए, मतलब A1 वेक्टर माइनस A2 वेक्टर का आपको रिजल्टेंट फाइंड करना। सर ने बताया था फार्मूला क्या करेंगे, सेम यूज करेंगे, रखिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड तो सेम है ना भाई साहब, ए स्क्वायर, लेकिन यहां माइनस रखेंगे, -2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, a कॉस थीटा। याद रखिएगा यहाँ थीटा ई मत रख दीजिएगा, देखिए मैं लिख के यहाँ पर आपको बताया हूं प्यार मोहब्बत और प्रेम से कि थीटा ए और कहा गया, थीटा दोनों केस में एंगल बिटवीन ए वेक्टर और बी वेक्टर ही है, ए वेक्टर और बी वेक्टर ही है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल 60 डिग्री फाइंड कर चुके हो, यहाँ 60 ही रखिएगा, यहाँ 60 ही रखिएगा। ये जो आपने डायरेक्शन रिवर्स किया उसके वजह से ये माइनस साइन आप ऑलरेडी लगा चुके होते हो। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अरे फाइंड कीजिए रे, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर और ये cos 60 मतलब हो गया 1/2, कट्टम कुट्टम हो गया, 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का अंडर रूट a हो गया। ऑप्शन नंबर डी विल बी। सुंदर क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था, मल्टीपल कॉन्सेप्ट लगे हैं, झमाझम करके क्लियर हो गया। नहीं हुआ क्लियर सर हम हार नहीं मानेंगे, आए हैं सर पढ़ने तो लड़ेंगे, बार बार सुनेंगे और क्या करेंगे, समझ के दिखा। सर ठीक है, सर ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, आप घबराइए नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, the maximum and minimum magnitude of the resultant of two given vectors are this and this। maximum magnitude of resultant of two given vector, अरे दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड ए, मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड बी। अरे मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीट्यूड दिए हैं रिजल्टेंट वेक्टर का, रिजल्टेंट वेक्टर का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना होता है रे, ए प्लस बी होता है। कितनी वैल्यू दी है इसकी, 17। मिनिमम वैल्यू कितना होता है रे, ए माइनस बी होता है। कितनी वैल्यू दी है इसकी, 7। अरे बहुत सही, आगे। अब इन दोनों वेक्टर्स को 90 डिग्री पे कर देते हैं तो बताओ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा। इन दोनों वेक्टर को क्या कर दिए, 90 डिग्री पे कर दिए, मतलब क्या हुआ, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। बहुत सही। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, अरे इसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, मतलब cos 90 डिग्री। ये तो cos 90 जीरो होता है तो ये पूरा शून्य हो गया, नहीं पता था cos 90 जीरो, लिख लीजिएगा, ये कितना हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया भाई साहब। अरे ए और बी की वैल्यू मिल जाए तो झम्मा झम मजा आ जाए। अरे बचपन में पढ़े होगे कहानियों की तरह 9th-10th में कि ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो इसका ए और बी की वैल्यू पता करनी। अरे दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। अरे भाई साहब ये a आ गया 12, तो a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, b की वैल्यू आ जाएगी, मैं इसमें रख दे रहा हूं, a 12 रख दिए तो b कितना हो गया
5 हो गया। अरे भाई साहब रख दीजिए यहाँ पे वैल्यू, ये हो गया अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 144। अरे भाई ए स्क्वायर है ना तो 12 स्क्वायर, बी स्क्वायर है ना तो 5 स्क्वायर, 144 प्लस 25, क्योंकि अंडर रूट 169 और 169 का अंडर रूट करोगे ये तुम्हारे पास कितना आएगा 13 यूनिट्स आएगा। मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। कुछ क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, थ्योरी बहुत कुछ बता दिया, उतना रिवाइज कर लो, उतना डाइजेस्ट कर लो, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में सुनने की कोशिश करना, नहीं तो पगला जाओगे। हाँ सर ठीक है, हार नहीं मानना, हार नहीं मानना, हार नहीं मानना, इसको जीतो, पहले सोच अच्छी रखो, कबाड़ के एक दोगे। हाँ सर बात तो समझ में आई। ठीक है फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।